Good morning, students. In previous classes, we discussed about the reproduction in the flowering plant. But today we are going to discuss about the human reproduction. And it is the third chapter, and a very important chapter. Okay. Now, let us start the third chapter, human reproduction. First of all, we know about the gametogenesis, insemination, fertilization, implantation, gestation and parturition. ये कुछ टर्म हैं जिनके बारे में हमें जानना होगा। सबसे पहले तो हम एक एक करके जानेंगे कि ये टर्म्स क्या हैं और इनका सीक्वेंस कैसे होता है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें इस चैप्टर को जानने से पहले जिसका कोर है, बेसिक चीज़ें हैं, पहले जानना होगा हमें। सब फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन आर द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। जितने भी ह्यूमंस हैं, ठीक है, ये ह्यूमन जो होंगे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूशन करते हैं। आपको अच्छे से पता होगा, यू नो वेरी वेल दैट द ह्यूमन कंडक्ट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी चीज, ये विविपेरस होते हैं। विविपेरस मीन्स जो बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को फीडिंग कराते हैं, तो वो हम इससे विविपेरस बोल रहे हैं। ठीक है। सेकेंड जो थिंग्स है मेरी, वो हो सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। ठीक है, प्रॉपर मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है, जिसे हम टर्म देते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच गैमेट इज फॉर्म। गैमेट फॉर्म होता है। इसी तरह से हम प्लांट की बात किए थे, तो प्लांट में जो स्पोर बन रहे थे, पॉलन ग्रेन बन रहा था, तो वहाँ पे हमने अलग नाम दिया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। नहीं, ह्यूमन के केस में हम उसको गैमेटोजेनेसिस बोल रहे हैं। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस इज प्रोसेस बाय विच गैमेट ऑफ फॉर्म, दैट इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस। तो पहला जो आपका है टर्म है वो है गैमेटोजेनेसिस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। ठीक है, तो पहले से आपको क्लियर हो गई गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। सेकेंड जो होगा आपका इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन जो होगा, इंसेमिनेशन मीन्स जो होगा ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, दिस इज नोन एज द इंसेमिनेशन। ये आपको साथ में उसको लिखते चले तो काफी आपको इजी होगा समझने में भी, और आपको क्लियर भी होगा। अगर आवाजें क्लियर भी नहीं हो रही होंगी तो आप इसे देख के राइट भी कर सकते हो। हमने पे 2 पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। थर्ड जो है आपका इंसेमिनेशन। तो हमने कहा इंसेमिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच गैमेट इज ट्रांसफर इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। जो मेल गैमेट्स होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। दैट इज नोन एज द इंसेमिनेशन। ओके, नाउ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो फेजेस बता रहे हैं आपको, हमने पहला बताया आपको गैमेटोजेनेसिस होगा। ठीक है, प्रॉपरली। सेकेंड जो फेज आया वो क्या है, इंसेमिनेशन हुआ, यानी गैमेट बने और मेल गैमेट ट्रांसफर हो रहा है। थर्ड जो होगा, गैमेट ट्रांसफर के बाद फ्यूजन्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या, व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल गैमेट आर फ्यूज्ड। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। तो थर्ड जो पॉइंट्स होगा वो होगा फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। क्लियर हुआ? एंड फोर्थ पॉइंट, इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेंगे और जाइगोट में प्रॉपरली डिवीजन होगा। डिवीजन में सेल की साइज नहीं बढ़ेगी, क्लीवेज बोलते हैं उसको, डिवीजन ना क्लीवेज बोल सकते हो उसको आप। तो वहाँ पे क्लीवेज होगा और बाकायदा क्या होगा, कुछ स्टेज में चेंजेस आएंगे। जैसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बनेगा मारुला स्टेज, फिर ब्लास्टुला स्टेज बनेगा, और ब्लास्टुला स्टेज में ही क्या होती है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होती है। यानी कि जो ब्लास्टुला स्टेज होती है वो यूट्रस वाल से कहीं ना कहीं जाके वो कोलैप्स चिपक जाती है, जिसको हम इम्प्लांटेशन कह रहे हैं। तो इम्प्लांटेशन, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल इज नोन इम्प्लांटेशन। यानी कि ब्लास्टोसिस्ट का, ठीक है, वो क्या हुआ, अटैचमेंट हो गया यूट्रस की वॉल से, दैट इज नोन द इम्प्लांटेशन, उसको हम इम्प्लांटेशन बोलेंगे। नेक्स्ट, गैस्टेशन। गैस्टेशन मीन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सबकी अलग अलग टाइमिंग होती है। गैस्टेशन पीरियड की बात करेंगे तो ह्यूमंस में अलग होगी, एनिमल्स में अलग होगी। सबकी जो गैस्टेशन पीरियड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, ह्यूमन के केस में देखेंगे तो 9 मंथ मानते हैं गैस्टेशन पीरियड्स। ओके, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टाइमिंग इज नोन एज द गैस्टेशन पीरियड, उसको हम गैस्टेशन पीरियड्स बोलते हैं। एंड लास्ट टर्म इज द पार्टुरिशन। पार्टुरिशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी, बेबी का जन्म होना जो प्रोसेस होती है, दैट इज नोन एज द पार्टुरिशन, उसे हम पार्टुरिशन बोल रहे हैं। तो इसको हम सीक्वेंस फॉर्म में देखें अगर, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना होगा। सबसे पहले क्या याद रखना होगा, गैमेटोजेनेसिस। हमने बताया आपको गैमेटोजेनेसिस होता क्या है, प्रोसेस होती है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इंसेमिनेशन हो गया होता है, मेल गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, इंसेमिनेशन बोला गया। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आपको अच्छे से पता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उन्होंने फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन क्या हुआ,
जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन के बाद, उसमें कुछ चेंजिंग आए, उसमें क्लीवेज हुआ और अलग अलग स्टेज हुए, मारुला, ब्लास्टुला। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में क्या हुआ, यूट्राइन वाल से कोलैप्स हो गया, चिपक गया, पेस्ट हो गया, दैट इज द इम्प्लांटेशन। एंड नेक्स्ट गैस्टेशन, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की टाइमिंग होती है, जितने टाइम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है यूट्रस के अंदर, वॉल के अंदर रहता है, यूट्रस में रह के अपने आप को डेवलप करता है, दैट इज द गैस्टेशन पीरियड, उसे हम बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड। ह्यूमन केस में 9 मंथ माना गया है गैस्टेशन पीरियड। एंड लास्ट जो है पार्टुरेशन। पार्टुरेशन मीन्स टू डिलीवर द बेबी, ठीक है, जो न्यू बच्चे को जन्म देना होता है उसे हम बोलते हैं पार्टुरेशन। तो एक तरह से बेसिक जो है जनरल आपकी ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपको यही सीक्वेंस याद भी होना पड़ेगा, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्टेशन और पार्टुरेशन। आपको आई थिंक ये सीक्वेंस आपको याद रहेगा, ठीक है, तो आप इस सीक्वेंस में याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है, हम स्टार्ट करने से पहले अगर देखें, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो आपको बहुत पहले से पता होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या बोलते हैं, ठीक है। प्लांट के केस में कुछ और नाम देते हैं, फीमेल के केस में कुछ मेल और फीमेल को हम अलग नाम देते हैं प्लांट के केस में, बट ह्यूमन के केस में कुछ और नाम दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज हम याद रखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द मेल क्या होगा, मेल में टेस्टिस, एंड नंबर ऑफ द टेस्टिस द 1 पेयर, ठीक है। अभी हम टेस्टिस की बात और भी डिटेल करते हैं, पहले हम देख ले कौन कौन से प्राइमरी ऑर्गन्स है, कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल टेस्टिस एंड इट 1 पेयर, ओके। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें अगर मेल में तो पेनिस होगा, एपिडिडाइमिस होगा, सेमिनल वेसिकल्स होंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होंगे और वास्ट डिफरेंस होंगे। एक पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो अभी आप बस ये समझ ले कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं। कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से इसमें कौन सा होगा, सेकेंडरी ऑर्गन से कौन सा होगा। तो आपको ये याद रखने होंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से होंगे। ऐसे ही फीमेल की बात करें अगर तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आता है फीमेल बॉडी, ओवरी, एंड नंबर ऑफ द ओवरीज आल्सो 1 पेयर। इसकी जो नंबर होगी वो क्या होगी, 1 पेयर होगी। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें फीमेल में तो आपको दे रखा हुआ फैलोपियन ट्यूब दे रखा है, इसको ओविडक्ट भी कहते हैं, यूट्रस, वैजिना और मेमरी ग्लैंड्स। तो आपको ये याद रखना होगा कि मेल में और फीमेल में प्राइमरी सेक्स रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो कौन से हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो हैं वो कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको ये याद रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आप नोट भी कर लिए होंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द मेल और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल एंड फीमेल आल्सो। तो आप उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किससे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो पहले से तो आपको ये पता होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात करें अगर तो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स फाउंड इन द पेल्विक रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं मेल या फीमेल की बात कर रहे हैं, इट इज आल्सो फाउंड इन द पेल्विक रीजन, ठीक है। आल्सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इट लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। ये कहाँ पे लोकेट होगा, पेल्विक रीजन में होगा, ठीक है। सेकेंड, इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विद एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट। यानी कि जब भी हम मेल रिप्रोडक्टिव की बात कर रहे हैं, ऑर्गन की बात कर रहे हैं, तो टेस्टिस के साथ में क्या होंगे, और भी कुछ उसमें ऑर्गन्स होंगे, जैसे हम कह सकते हैं ग्लैंड्स होंगे। ग्लैंड कौन से होंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड हो सकता है, बल्ब यूथरल ग्लैंड हो सकते हैं, इसको हम कॉपर ग्लैंड्स भी कहते हैं, ठीक है, और सेमिनल वेसिकल्स हो सकते हैं, ये होंगे। इसके अलावा कुछ डक्ट्स होंगे, वास फ्रंटिया होगा, एपिडिडाइमिस होगा एंड वास डिफरेंस होंगे। तो ये पूरे इंक्लूड करके हम उसको बोल रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं, टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछे जाते हैं इससे। स्क्रोटम क्या होता है, तो हमने कहा कि सबसे पहली बात की टेस्टिस कहाँ पे लोकेट होता है, कहाँ पे होता है। तो टेस्टिस इज फाउंड इन द आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो टेस्टिस होगी वो आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, या टेस्टिस जो फाउंड होगी वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होगी। और किस में होगी, इट फाउंड इन द लूज फोल्ड कैविटी। एक लूज फोल्ड कैविटी में होता है, एक लूज बैग में होता है, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। तो पहले से आपको याद रखना होगा कि टेस्टिस इज फाउंड इन द आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड फाउंड इन द लूज फोल्डेड बैग व्हिच नोन एज द स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम में पाया जाता है। एंड स्क्रोटम का फंक्शन क्या हुआ, स्क्रोटम का मेन फंक्शन जो होगा वो होगा टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होता है, डॉर्टस मसल पाई जाती है, जो मैं बोल रहा हूँ शायद आपको यहाँ पे मैं नोट भी किया हुआ है आपको अच्छे से, कि आप कहीं आवाज क्लियर ना हो तो आप उसको नोट कर लेंगे। तो स्क्रोटम जो होगी वो हेल्प करेगी किसमें, टेम्परेचर को मेंटेन करने में, ठीक है। अब कैसे मेंटेन करेगी, ठीक है, हमने आपको बताया कि स्क्रोटम वाले पोर्शन में एक होती है डॉर्टस मसल, और डॉर्टस मसल की जो फंक्शन होती है, उसका रोल होता है, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। जो डॉर्टस मसल होगा वो स्क्रोटम के वॉल में रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है। तो ड्यू टू विंटर सीजन क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि टेस्टिस की जो साइज होती है वो छोटी लगती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। इस समर में क्या होगा, वो रिलैक्सेशन मोड में होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है। वैसे कर देखें, टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से बिलो होता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अब क्यों होता है कम, इसका भी इंपॉर्टेंस है। अगर कम नहीं होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी स्पर्म के बनने के लिए, उसको सर्वाइव होने के लिए बॉडी टेम्परेचर से क्या चाहिए, कम का टेम्परेचर चाहिए, तब जाके वो स्पर्म सर्वाइव हो पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बॉडी का टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो होता है, कम होता है, ठीक है। वही सब चीजें यहाँ पे हमने नोट भी किया हुआ है आपको समझाने के लिए। स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो होता है। इट नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, हमने पहले वो क्लियर कर दिया कि स्पर्म के बनने के लिए क्या होता है, ये नेसेसरी होता है। डॉर्टस मसल की बात की हमने, वो भी हमने इसमें दे रखा हुआ है कि आप उसको अच्छे से राइट कर लेंगे। डॉर्टस मसल हेल्प इन मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, पहले हमने तो क्लियर कर दिया। लेफ्ट साइड लार्जर या लॉन्गर कह सकते हैं, लेफ्ट साइड लॉन्गर देन द राइट साइड, जो लेफ्ट टेस्टिस होती है वो लॉन्गर होती है राइट साइड के कंपैरिजन में, ठीक है। क्यों होती है, आप इसका मैं जवाब बताएंगे। टेस्टिस ओरिजिनेट इन द एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा हुआ है, टेस्टिस ओरिजिनेट इन द एब्डोमिनल कैविटी, ये टेस्टिस होगी ओरिजिनेट वो कहाँ होती है, एब्डोमिनल कैविटी में होती है। लेकिन ये चीज आप ध्यान देंगे कि जब एम्ब्रियोनिक की स्टेज होता है, उस स्टेज में जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हो रही है, बट द फीटस रिच इन द 7 मंथ, जब 7 मंथ में पहुंचता है, देन टेस्टिस डिसेंड इन द स्क्रोटम विद द हेल्प ऑफ द इनग्वाइनल कैनाल, यानी कि 7 मंथ में क्या होता है कि टेस्टिस जो होता है वो डिसेंट नीचे की ओर आता है स्क्रोटम में विद द हेल्प ऑफ इनग्वाइनल कैनाल। तो इनग्वाइनल कैनाल को आप नोट करेंगे, याद करेंगे अच्छे से कि इनग्वाइनल कैनाल बार बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है इसका फंक्शन क्या होता है इनग्वाइनल कैनाल का। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ से मेंशन भी किया हुआ है कि when fetus reach in the 7 month then it descend in the scrotum by inguinal canal। तो इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू क्या होता है, इस जो टेस्टिस होती है वो 7 मंथ में क्या होती है, स्क्रोटम में डिसेंड हो जाती है। एक चीज और है, आपको डिमेरिट इसकी ध्यान दे रखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है हमने कि when the inguinal canal is weak then some part of the intestine is entered in the scrotum। अगर इनग्वाइनल कैनाल वीक है, कमजोर है, रप्चर हो गई है, देन टेस्टिस जो स्क्रोटम में है वहां इस स्क्रोटम वाले पोर्शन में क्या होता है, इंटेस्टाइन का कुछ पोर्शन जो इंटर कर जाता है। दैट इज वेरी पेनफुल कंडीशन, ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है, और इसका हम एक बकायदा टर्म भी देते हैं इसको, दैट इज नोन एज द इनग्वाइनल हार्निया, से बोलते हैं इनग्वाइनल हार्निया। हार्निया कहने का शेष ये होता है कि जहां भी ये स्पेस मिलेगा इसको, कहीं भी लेयर कहीं फट गई पेरिटोनियम की, या फिर कहीं और भी स्पेस मिल गया, या हम अम्बिलिकल जो होती है, अम्बिलिकल जो कॉर्ड्स होते हैं उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है वहां पे इसको कहीं स्पेस मिल गया, फट गया, रप्चर हुआ है, तो इंटेस्टाइन के कुछ जो पोर्शन होते हैं उसमें इंटर कर जाते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर है, दैट इज नोन एज द अम्बिलिकल हार्निया बोलेंगे उसको। यहाँ पे हम देख रहे हैं स्क्रोटम वाले पोर्शन में आ जा रहा है, तो किसकी हेल्प से आ रहा है, वो इनग्वाइनल कैनाल की वजह से आ रही है, तो यहाँ पे नाम दिया गया इनग्वाइनल हार्निया। तो हार्निया इज के साथ ओनली इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन क्या होता है, वो इंटर कर जाता है, वो जहाँ पे खाली स्पेस मिलता है उसको वहां पे इंटर कर जाता है, तो उसको हम बकायदा बाई सर्जरी उसको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे बोलेंगे इनग्वाइनल हार्निया। तो आपको इतनी चीजें क्लियर हुई कि टेस्टिस के बारे में, कि टेस्टिस इज वन पेयर, ठीक है, कहाँ पाया जा रहा है, इट फाउंड इन द आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। क्यों पाया जा रहा है, टू द लोअर मेंटेन द टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होता है। बट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज टेस्टिस फाउंड इन द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में पाया जा रहा है। बट इन द व्हेन द
fetus reach in the 7th month, that testis is dehiscent in the scrotum with the help of inguinal canal. तो ये सारी चीजें हमने आपको क्लियर किया, ठीक है। और भी बारीकियां हमें कुछ डिस्कस करनी है, ठीक है। इस फिगर को हम देखें अगर, तो दैट इज द टेस्टिस, एक हमने साइड का फिगर बनाया है, ठीक है। एंड यहाँ से जो देख रहे हैं आप एपिडिडाइमिस, इसको हम और भी आगे क्लियर करेंगे, इसको सभी को पढ़ना है एक करके। एंड ये वास्ट डिफरेंस, यानी वास्ट डिफरेंस पूरी सर्किल लगा के जो एक चक्कर राउंड लगा रही है, किसका, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। रेड कलर से हमने किया है इसको, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे दिखाया भी गया। एंड बगल से इसको हम दिखाया सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, जो सेमिनल प्लाज्मा का सिक्रेशन करता है, ठीक है, जिसमें फ्रक्टोज की क्वांटिटी ज्यादा होती है, फ्रक्टोज, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आगे की ओर हम देखने आ रही है, तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड्स दिख रहे हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बीच में ये जो वास्ट डिफरेंस है यहाँ से, ठीक है, ये आगे की ओर आगे आ रहा है, ठीक है, जो यूरेटर का वर्क कर रहा है, ठीक है, यहाँ से कंबाइंड होके यूरेटर का फॉर्म करेगा, जो कामनिक पैसेज बनाएगा, और इसके आगे की ओर बल्बोरेट्रल ग्लैंड्स जो होगी, जिसको हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये आपको ये फिगर क्लियर हो रहा, एक साइड का बस फिगर ये व्यू है ये। अब बात करें अगर और भी इसके आगे, तो एक वर्ड आता है स्पर्मेटिकॉर्ड। स्पर्मेटिकॉर्ड जो वर्ड होगा उसका मेन फंक्शन होता है, स्पर्मेटिकॉर्ड कनेक्ट टू टेस्टिस इन द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस को हैंगिंग करने के लिए, इसको हैंग कर रहा है वो कहाँ, एब्डोमिनल कैविटी से उसको अटैचमेंट करने के लिए एक कॉर्ड और होती है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिकॉर्ड। तो स्पर्मेटिकॉर्ड इज द कनेक्ट टेस्टिस टू एब्डोमिनल कैविटी। इट कंटेन स्पर्मेटिड आर्टरी एंड स्पर्मेटिड वेन एंड नर्व। उस स्पर्मेटिक कार्ड में क्या क्या होंगे, पहले से तो स्पर्मेटिक आर्टरी होगी, दूसरा स्पर्मेटिड वेन होंगे, और तीसरा क्या होंगे, नर्व होंगे। ये पूरा एक तरह से उनका एक कंबाइंड होता है। अब जो इसमें नर्व पाए जाते हैं, उन नर्व को हम क्या नाम देते हैं, तो उसको नाम देते हैं, पहला नाम नोट कर लेंगे आप, जेनाइटोफीमोरल नर्व, ठीक है, एक नाम नोट करेंगे जेनाइटोफीमोरल नर्व। दूसरा नाम नोट करेंगे इलियो इंग्वाइनल नर्व, इलियो इंग्वाइनल नर्व। तो दो नर्व इसमें ऑलरेडी आपको मेंशन हम कर रहे हैं, ठीक है, आप उसका नाम नोट कर लेंगे, जेनाइटोफीमोरल नर्व और इलियो इंग्वाइनल नर्व, ठीक। दूसरी चीज, एक चीज और आपसे बताएं, अगर किसी किसी कंडीशन में क्या होता है, किसी फीटस में या किसी बच्चे में क्या होता है कि जो टेस्टिस का डिसेंट है वो क्या होता है, नहीं हो पाता है, यानी 7 मंथ में होने चाहिए जो नहीं हो पाता, तो हम कह सकते हैं नॉन डिसेंट ऑफ द टेस्टिस इन स्क्रोटम इज नोन एज द क्रिप्टोऑर्किडिज्म। क्रिप्टोऑर्किडिज्म, तो क्रिप्टोऑर्किडिज्म से क्या होगा, एक तरह से डिमेरिट्स होती है, एक कहते हैं कि कमी है किसकी, जिसकी वजह से जो टेस्टिस है वो 7 मंथ के बाद भी वो क्या हो रहा है, स्क्रोटम में नहीं आ रहा है, डिसेंट नहीं कर पा रहा है, तो उस डिमेरिट्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, क्रिप्टोऑर्किडिज्म के नाम दे रहे हैं। तो आप उसको नोट कर लेंगे, क्रिप्टोऑर्किडिज्म। अब टेस्टिस की हमने बात कर रहे हैं, अगर टेस्टिस की जो कवरिंग होती है, हम टेस्टिस की बात करें अगर, तो टेस्टिस हैव द 3 लेयर्स। अगर हम बात करें टेस्टिस की, सबसे पहले अगर बात करें हम टेस्टिस की, तो टेस्टिस हैव 3 लेयर, ठीक है। सबसे पहले आउटर लेयर होगी, फिर मिडिल लेयर होगी, और फिर इनर लेयर होगी। तो हमको अलग अलग उसको नाम जानना है कि आउटर लेयर को हम क्या बोलेंगे, मिडिल लेयर को क्या बोल रहे हैं, और इनर लेयर को क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखें आउटर लेयर को हम क्या बोलेंगे, द आउटर लेयर ऑफ द टेस्टिस विच नोन एज ट्यूनिका वेजिनालिस। जो आउटर होगा उसे नाम देंगे ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है, द आउटर लेयर ऑफ द टेस्टिस विच नोन एज ट्यूनिका वेजिनालिस। सेकेंड जो मिडिल इसका होगा लेयर, ठीक है, इसका भी नाम होगा ट्यूनिका, सही, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, एल्ब्यूजिनिया। सेकेंड लेयर मिडिल लेयर हो गई ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, एंड इनर लेयर, इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज ट्यूनिका वैस्कुलोसा। इट्स इनर लेयर नोन एज द ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ठीक है। तो आपको ये 3 लेयर्स मालूम चल गए। ये कभी क्वेश्चन पूछे आते हैं एग्जामिनेशन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं कि हाउ मेनी चैम्बर्स, सॉरी हाउ मेनी लेयर्स फाउंड इन द टेस्टिस। तो हाउ मेनी लेयर्स, 3 लेयर्स। द फर्स्ट लेयर, आउटर लेयर इज द ट्यूनिका वेजिनालिस, एंड मिडिल लेयर इज द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, एंड इनर मोस्ट लेयर इज द ट्यूनिका वेसिकुलोसा। तो आप ये नाम याद रखेंगे टेस्टिस के कौन कौन से लेयर्स होते हैं। एक आपको और नाम याद रखनी है, ठीक है, कौन सा, गुबर्नाकुलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये,
अक्सर पूछा गया एग्जामिनेशन में, तो उसको नोट करेंगे गुबर्नाकुलम। गुबर्नाकुलम क्या होता है, ठीक है। तो गुबर्नाकुलम के बारे में हम नोट करेंगे, पहले स्पेलिंग उसकी नोट कर लें आप, गुबर्नाकुलम। गुबर्नाकुलम, तो गुबर्नाकुलम क्या है, तो गुबर्नाकुलम इट इज ए फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। ये फाइब्रस कॉर्ड होता है जो कनेक्ट करता है टेस्टिस को स्क्रोटम के वॉल से। यानी अगर ये टेस्टिस है, अगर बात करें हम, ये टेस्टिस है और ये स्क्रोटम हो गई, तो ये टेस्टिस जो होगी स्क्रोटम के वॉल से क्या होगी, कनेक्ट होती है किसके थ्रू, गुबर्नाकुलम के थ्रू। तो टेस्टिस, ठीक है, कनेक्ट टू द स्क्रोटम वॉल विद द हेल्प ऑफ द फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर विच नोन एज द गुबर्नाकुलम। तो आप उसको क्या बोलेंगे, गुबर्नाकुलम बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। नाउ अब बात करें थोड़ा और, हम आगे डिटेल की बात करें, टेस्टिस के हम कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम टेस्टिस को अगर सेक्शन में देखें, अगर ये टेस्टिस हो गई, हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो टेस्टिस के अंदर जो होगी, ऐसे अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, अलग अलग लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, लॉकुलर स्विम कर सकते हैं, कंपार्टमेंट कह सकते हैं इसको। तो देयर आर मेनी, ठीक है, इसमें अलग अलग चैम्बर्स आपको दिखेंगे। टेस्टिस जब सेक्शन कटिंग करेंगे हम, तो इसके अंदर एक टेस्टिस के अंदर हम ऐसे आपको सेक्शन कटिंग करने पे हमको अलग अलग चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो पहले क्वेश्चन हो गया कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इन ईच टेस्टिस, एक टेस्टिस में कितनी नंबर होती है, और देयर आर 250 कंपार्टमेंट्स फाउंड इन ईच टेस्टिस। यानी एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स फाउंड इन द ईच टेस्टिस। एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होंगे, एंड ईच टेस्टिस कंपार्टमेंट्स विच नोन एज द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसे हम बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या नाम देंगे उसको, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स नाम दे रहे हैं। एंड ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैव द 3 to 5, इसके अंदर जो होंगे 3 to 5 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। अगर बात करें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की, तो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, हर एक चैम्बर के अंदर 3 to 5 जो होंगे वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इन ईच टेस्टिस, एक टेस्टिस में कितनी संख्या हो सकती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की। तो सिंपल सा आपका मैथमेटिक करके आप इसको निकाल सकते हो कि आपको पता है कि देयर आर द 250 चैम्बर्स इन ईच टेस्टिस एंड वन चैम्बर हैव द 3 to 5 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। तो अगर हम मानते हैं एवरेज 3 मानते हैं, तो आप उसको 3 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 750। तो 750 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इन ईच टेस्टिस, ठीक है। एक टेस्टिस में क्या होगा, 750 जो होंगे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के नंबर्स होंगे। तो आप इजी बेसिस को आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखें, अगर हम जो बात कर रहे हैं इस फिगर के थ्रू हम समझ सकते हैं, ये फिगर आपको दिख रहा होगा, आपको सारी चीजें इसमें क्लियर हो रही होंगी। यहाँ पे जो होगा, हम रिकॉल कर ले पहले कि देयर आर 3 लेयर्स। बार बार चेम्बर हार्ट की पढ़ाने की वजह से बार बार चेम्बर्स आ रहे हैं मेरे माइंड में। तो ये जो होगा टेस्टिस हो गई, ठीक है। तो टेस्टिस के हमने बताया 3 लेयर्स होते हैं, आउटर, मिडिल और इनर। तो सबसे पहले जो होगा, हम आउटर की लेयर की बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले आप हमें बताएंगे आउटर लेयर क्या होगा, इसका जल्दी बताओ। सबसे पहले क्या होगा, ट्यूनिका वैजिनालिस। तो आउटर जो होगी लेयर इसकी मेम्ब्रेन होगी वो ट्यूनिका वैजिनालिस होगी। जो मिडिल लेयर इसकी होगी वो क्या होगी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और नंबर सबसे इनर की जो होगी वो होगी ट्यूनिका वैसिकुलोसा। तो 3 लेयर्स हो जाएंगे, जो आपको पहले ये बता दिया है कि कौन कौन से लेयर्स होंगे। तो इसको ड्रॉ में नहीं किया, आप इसको जब मेंशन करेंगे कॉपी में बनाएंगे, उसमें 3 लेयर दिखा सकते हो। सबसे अंदर की वैसिकुलोसा होगा और ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होगी मिडिल आर्डर में होगी, ठीक है। तो ये 3 आपको लेयर दिख रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें हमने कंपार्टमेंट की बात की, तो आपको यहाँ पे कंपार्टमेंट हमने नंबर ये काउंट नहीं किया है, बस आपको जनरल वे में समझाने के लिए हमने कंपार्टमेंट बना लिया है। लेकिन नंबर जो इसके होंगे वो कितने आपको बताएगा, 250, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 250, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स फाउंड इन ईच टेस्टिस। एंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हर एक टेस्टिस में पतले पतले थ्रेड बनाए गए हैं। वो थ्रेड क्या बनाया हमने, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को बनाया है। तो इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है 3 to 5 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। अब इसकी सभी के अंदर क्या है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब इनकी जो ये बाहर निकल रही है, तो ये सभी कंबाइंड होकर एक नेटवर्क बनाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो यहाँ पे नेटवर्क बन रहा है, दैट इज नोन एज रेटेड टेस्टिस।
इसको हम क्या बोलेंगे, अरेटे टेस्टिस, इसका हम नाम देंगे अरेटे टेस्टिस। अब यहाँ पे आगे की वेब निकलेगा ये, ठीक है, उसे हम बोलेंगे वास एफरेंटिया, जो आपको शो रहा होगा, कॉपी में शो कर रहा है वास एफरेंटिया। लेकिन वास एफरेंटिया से पहले जो होगा ये चेम्बर बना हुआ है, जो जंक्शन बना है, उसे हम बोलेंगे अरेटे टेस्टिस। इसके ऊपर की ओर हम आएंगे तो एपिडिडाइमिस, फिर लास्ट में जो ओपनिंग होगी वो होगी वास डिफरेंस, ठीक है। तो हमने आज देखा टेस्टिस के बारे में, जो सीक्वेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, कौन कौन से सीक्वेंस हो रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस हुआ, उसके बाद क्या हुआ, गैमेट का ट्रांसफर हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। यानी कि हमें पूरी सीक्वेंस को जाना है, कौन कौन सीक्वेंस हो रहा है, और उन प्रोसेस को समझा है। हमने टेस्टिस के बारे में समझा, उनके लेयर्स के बारे में समझा, हमने उनके कंपार्टमेंट को देखा, कौन कौन से कंपार्टमेंट्स होते हैं, और कुछ एडिशनल हमने क्या किया, नाम भी सुने। हमने इनग्वाइनल कैनाल का नाम सुना, स्पर्मेटिकॉर्ड को सुना, और गुबर्नाकुलम के बारे में सुना। तब तक आप आगे बढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक्स।